हमने पोस्ट मेथड के बारे में देखा था लास्ट सेशन में, ठीक। और मैंने आपको एक सिंपल टास्क करके बताया था, वो था लॉगिन वाला, ठीक। मतलब हम अभी हमारे मॉड्यूल में लॉगिन हो सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अभी फिलहाल एक ही मॉड्यूल है जो है एडमिन। हमने ये सीखा था कि एडमिन को लॉगिन कैसे किया जाता है, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। चलिए, रन करने के लिए जस्ट मैंने मेरा पाईचार्ट में ऑन किया, टाइप किया पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। हाइपरलिंक मिल गया है, मैंने जस्ट हाइपरलिंक पे क्लिक किया, ब्राउजर ऑन हुआ है और हमारा आउटपुट वहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट, ठीक है। इसमें हमने लॉगिन वाला पार्ट किया था कि भाई लॉगिन पे अगर क्लिक किया तो लॉगिन का पेज आएगा, और यूज़र नेम पासवर्ड हमारे फिक्स है जो कि एडमिन और सुपर है, और वो लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो हम अभी एज ए एडमिन लॉगिन भी हो जाएंगे। इसमें हमको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐड एम्प्लॉई, शो एम्प्लॉई, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह, ठीक है। यही काम हमें अभी करना है। आज हमें देखना है ऐड एम्प्लॉय वाला। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को, एक फॉर्म आना चाहिए, बराबर, एक फॉर्म आना चाहिए, वो फॉर्म दिखना चाहिए। अगर सामने वाले बंदे ने उसको फिलअप किया तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं तो भी स्टोर्ड होनी चाहिए। ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, राइट, ठीक है। तो ये काम करते हैं अभी। तुम लोग खुद डिसाइड करो क्या करना चाहिए। अगर मेरी जगह तुम लोग होते तो अभी क्या करते। फॉर्म बनाना है, कहाँ बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट्स के अंदर बनाना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। और वो कब आना चाहिए, जब ऐड एम्प्लॉय वाला हाइपरलिंक जब हिट होगा तब आना चाहिए। अब आप लोगों को अगर याद होगा तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके लिए हमने अलग से हेडर फाइल बनाई हुई है, इसका नाम है admin_header.html, बराबर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय ऐड करने वाला फॉर्म लगेगा, करेक्ट है, ठीक है, कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्म चाहिए बस, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, टेम्पलेट वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हम सारा डिज़ाइन बनाते हैं। जस्ट मैं राइट क्लिक करूँगा और एक नया पेज ऐड करूँगा, बराबर। हमें चाहिए HTML का फाइल, सो राइट क्लिक, न्यू एंड HTML। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड सपोज _EMP, और मैं एक वर्ड लगाना चाहता हूँ एडमिन आगे, ताकि एडमिन से रिलेटेड सभी पेजेस मुझे एक ही जगह दिख जाए, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजेस है ना वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये एडमिन से रिलेटेड पेज है, इसलिए मैंने जानबूझ के एडमिन वर्ड आगे दिया। कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई देना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नाम दो, ठीक। वो बस तुम कैसे उसको मैनेज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। admin_add_employee.html, ठीक है, एंटर किया, ब्लैंक पेज बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें इसको डिज़ाइन देना है, बराबर, चलो ठीक है, डिज़ाइन देते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन मुझे वहाँ पे चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जैसा ये पेज जैसा बना होगा उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेते ना, बाद में चेंज करते बैठते क्या चाहिए तो, ठीक है। कौन सा वाला पेज है ये, इसका एंड पॉइंट है एडमिन डैशबोर्ड, तो एडमिन डैशबोर्ड नाम का पेज होगा ना अपने इसमें, ठीक है। तो मैं वहीं से वो डेटा उठा लेता हूँ, ये है अपना एडमिन डैशबोर्ड पेज। क्या करेंगे हम, सिलेक्ट ऑल, मतलब Ctrl+A, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, तो यही पूरा का पूरा कोड मुझे चाहिए ऐड HTML वाले पेज में। सिलेक्ट ऑल, ये हटा दिया और पेस्ट करा, हो गया, बराबर। बस मैं कहाँ पे चेंज करूँगा, जहाँ पे वेलकम एडमिन है वहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये भाई एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है एम्प्लॉय ऐड करने का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या ऐड एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। चलो, लेकिन इससे क्या हुआ कि सिर्फ पेज बना, वो लिंक नहीं होगा, लिंक करना है। कब आना चाहिए पेज, जब वो मेनू बार जो है वो जब हिट होगा, मेनू बार के अंदर जो ऑप्शन है ये ऐड एम्प्लॉय, ये जब हिट होगा तब हमने बनाया हुआ पेज आना चाहिए। तो
हाँ, हमें पेज डिस्प्ले करने के लिए व्यू में एंट्री लगानी पड़ेगी और वही एंट्री यूआरएल में डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, व्यू के अंदर जाते हैं। कहाँ गया व्यू? ये अपना व्यू। अब ये चीज़ हम हर बार रिवाइज कर रहे हैं, हम हर सेशन में दिखाता हूँ आपको ये चीज़, है ना। चलो क्या करेंगे, हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे जो कि ऐड एम्प्लॉय वाला पेज शो कर दे, बराबर। तो मैं उसको ऐसे ही नाम देता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कोलन। कौन सा पेज आना चाहिए? रिटर्न जाना चाहिए बाय यूजिंग रेंडर मेथड। जो रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट के हिसाब से कौन सा पेज है हमारा? एडमिन अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर emp.html। ये पेज वापस जाना चाहिए, बस इतना ही किया मैंने, ठीक है। और यूआरएल में एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूआरएल में जाते हैं, आए यूआरएल में, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉमा देके पाथ। एंड पॉइंट डिसाइड कर लो। एंड पॉइंट में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एडमिन ऐड emp, ओके। या फिर आप डायरेक्ट ऐड emp ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ऐड emp, ठीक। एंड पॉइंट तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। ऐड emp कर देता हूँ। हाँ, क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ लेनी है कहाँ से? व्यूज के अंदर हमने एडमिन ऐड emp नाम का फंक्शन बना के रखा, बराबर। और नेम जो देना है हम ऐसा देते हैं उसको कि भाई एडमिन ऐड emp पेज, डन। चलिए, ये चीज़ हमने इतनी बार की है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अभी कई बार की है, जब से जैंगो स्टार्ट किया उसके 3-4 दिन से हम यही कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सेव किया। अब क्या बाकी है? एंड पॉइंट को बस लिंक करना है। मतलब बाकी ये है, जब मैं इस ऐड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करूंगा तब वो एंड पॉइंट कॉल हो जाना चाहिए। तो हेडर फाइल में जाना पड़ेगा, बराबर, उसमें लिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन कौन सा हेडर फाइल? एडमिन वाला हेडर फाइल। तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एडमिन हेडर फाइल है, ठीक है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हेडर फाइल क्योंकि 2 है अभी प्रोजेक्ट के अंदर, एक मेन डिज़ाइन का हेडर फाइल है और अभी एडमिन का भी हेडर फाइल है। तो अभी हम सभी पेजेस जो है एडमिन से रिलेटेड कर रहे हैं, इसलिए एडमिन हेडर फाइल में बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पे आए, कहाँ है अपना वो ऐड एम्प्लॉय है, बस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ऐड emp, ऐसा एंड पॉइंट बनाया था मैंने। एंड पॉइंट जानबूझ के छोटा छोटा वर्ड रहे, यही देखा करो हमेशा, ठीक है। कर दिया मैंने चेंज, बस। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्या हुआ है? बैक लिया मैंने। हाँ, एक बार लॉगिन करता हूँ, एडमिन सुपर लॉगिन, आए। और अब ऐड एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करता हूँ, आया। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पेज के ऊपर आया मैं, बस मेरे पेज बना ही नहीं, बना देते हैं, ठीक है। सोचो क्या चाहिए, तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा अभी हमें क्या क्या चाहिए पेज के ऊपर, बराबर। जो बेसिक चीज़ें रहती है एम्प्लॉय की, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब, है ना, ठीक है, कर देते हैं। अच्छा, अब ये काम कहाँ करना पड़ेगा? ऐड एम्प्लॉय वाला जो पेज बनाए हमने HTML का, वही करना है। सिर्फ हमको डिज़ाइन चाहिए, बराबर। हमें पहले डिज़ाइन बना के रख देना है और बाद में हम ये सोचेंगे कि इसको डेटाबेस के अंदर कैसे पुट करते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं फिर। कहाँ जाना पड़ेगा? ऐड एम्प्लॉय वाला पेज है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे है जगह, देखो है ना, यहाँ पे जगह बना देते हैं। बताइए क्या करोगे तुम लोग? क्या क्या चाहिए तुमको? नेम, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, मोबाइल नंबर, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, एक फॉर्म चाहिए आप लोगों को। अच्छा, ये फॉर्म आपने बनाया था क्या? बनाया था। कहाँ पे बनाया था? क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला काम हमने बाहर करने का सोचा था इसके पहले, करेक्ट है, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे था, ये है पुराना वाला रजिस्ट्रेशन का पेज। डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पे वो कोड है, दिख रहा है? ये मैंने लिखा था यहाँ पे ऑरेंज कलर का, मतलब
HR दिया था। देखो इसमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी, वो सभी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, उठा लेते इसको। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक के उठा लेते। कहाँ से, HR से उठा लेते हैं, क्योंकि ये मैंने सब कुछ प्रॉपर बनाया था। अच्छा, सबमिट बटन नहीं लिया हुआ है, ये बटन भी ले लेते हैं। HR नीचे का वो भी ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं इसको, राइट क्लिक कॉपी, ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे आता है और यहाँ पे आके बस पेस्ट कर देता हूँ। डन। ठीक है, सेव कर दिया। बस एक जगह गड़बड़ हो सकती है, आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप का बटन सिखाया था। ठीक है, ये वाला बटन का कोड देखो आप, इसमें क्लास लगा हुआ है, राइट, BTN सक्सेस। ये काय का क्लास है, ये बूटस्ट्रैप का क्लास, बराबर। और तुमने तो बूटस्ट्रैप इसमें ऐड किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ दे सकता है। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब क्या, जिस प्रकार से तुमने हेडर वाली फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप की लाइन्स ऐड की होगी, उसी प्रकार से अभी जो लेटेस्ट एडमिन हेडर वाली फाइल है उसमें भी वो लाइन्स बूटस्ट्रैप वाली ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपको बूटस्ट्रैप का बटन इस्तेमाल करना है तो। नहीं अगर इस्तेमाल करना है तो तुम सिंपल इसको निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोड कॉपी पेस्ट किया, इसलिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सपोज मानिए ऐसा का ऐसा ही रहने दिया, सेव किया और बस इसको रन करके देखता हूं मैं। यहां पे देखो आया, उसने एरर नहीं दिया लेकिन बूटस्ट्रैप का इफेक्ट भी नहीं दिया। ठीक है, एरर नहीं दिया लेकिन बूटस्ट्रैप का इफेक्ट नहीं दिया। ये इफेक्ट कब आता था, अगर तुमने बूटस्ट्रैप की वो जो रिक्वायर्ड फाइल है वो अगर ऐड की होती तो ये बूटस्ट्रैप का बटन बन जाता था। करेक्ट है? ठीक, एनी डाउट? ओके, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप है वो निकाल देता हूँ। नीचे जो ब्लू लाइन है उसकी भी जरूरत नहीं है। और ये जो डिवीजन है वो मुझे एक्स्ट्रा लगा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्रेश किया बस। ठीक है, एक नॉर्मल बटन दिख रहा है वो, आपको पता है कि उसको अगर बूटस्ट्रैप का बटन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरा फॉर्म बन गया है, अब क्या करूंगा मैं, हाँ अब देखो, हाँ आप बोलोगे कि सर ये अलाइन नहीं आ रहा प्रॉपर, आप लोगों को इसको टेबल में डालना पड़ेगा। अगर आपने इसको टेबल के अंदर डाला, कोडिंग करना पड़ेगा उसके लिए, आपको उसके लिए HTML का टेबल टैग पता होना चाहिए। ठीक है, वो टास्क देता हूँ मैं, वो आप कीजिए। अगर आपने उसको टेबल में डाल दिया तो प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। क्या होना चाहिए, अगर ये फॉर्म फिलअप किया और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होना चाहिए, बराबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, ये फॉर्म अगर फिलअप किया तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, होनी चाहिए, बराबर। ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए, बराबर। ठीक, अच्छा, इससे मिलता जुलता काम तुमने इससे पहले भी किया हुआ है। हमने टिकिंटर में कई बार डेटाबेस कनेक्शन किया हुआ है, टिकिंटर इसके पहले पढ़ा है, उसमें भी कैसा था, ऐसे ही तो था, फॉर्म बना दिया, इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डाल दी। एक बार अगर तुमने इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डाल दी तो फिर उसको उसके बाद में तुमको मॉडिफाई, मतलब मैनेज ही करना है, शो करना है, सर्च करना है, डिलीट करना है। मेन चीज़ क्या है, इंफॉर्मेशन एक बार डेटाबेस में चली जाए बस। करेक्ट है? अब डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अगर डालना है, इसका मतलब उसके अंदर डेटाबेस बनाना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, बराबर, बाकी सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा अलग पार्ट है, देखो ध्यान दो। टिकिंटर में ऐसा था, बटन के क्लिक पे हम डायरेक्टली कोड लिख सकते थे,
और आप लोग डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखते थे, मतलब आप लोग कमांड का इस्तेमाल करते थे, राइट। क्यूरीज लिखते थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, ये 4 कमांड्स मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और उसका ही हमने इस्तेमाल करके हमने प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना, जांगो फ्रेमवर्क में क्यूरीज इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे जो काम करते हैं वो एंटिटी रिलेशनशिप इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा चलता है। हर बार हर जगह क्यूरी लिखना सही नहीं होता, क्योंकि अगर आप हर काम क्यूरी से ही करते हो तो क्या हो जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर हज़ारों क्यूरीज फायर की जाएगी जब इस्तेमाल होगा। और क्यूरीज का लिमिट भी होता है, कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जिनका लिमिट होता है, वो अगर क्यूरीज की लिमिट क्रॉस हो गई तो वो डेटाबेस बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर डाउन हो जाता है। ऐसे समय पे साइट भी बंद हो जाती है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझाना चाहता हूँ। मैंने टिकेंडर में बाइजिंग क्यूरी लिया, तो इस बार हम विदाउट क्यूरी काम करेंगे, मतलब दोनों ही तरीके आपको पता हो, ठीक, ओके। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस के भीतर पुट करनी है तो वो कंसेप्ट को मैनेज करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मॉडल्स। ये वर्ड याद है आप लोगों को? बहुत शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जांगो फ्रेमवर्क MVT आर्किटेक्चर पर काम करता है। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, T फॉर टेम्पलेट। हम उल्टा पढ़ते हुए आए हुए हैं, मतलब जो हमको इजी जाएगा। हमने सबसे पहले टेम्पलेट पढ़ा क्योंकि टेम्पलेट इजी है समझने में। टेम्पलेट को शो करने के लिए व्यू की जरूरत गिरती है, इसलिए व्यू पढ़ा। और अब व्यू से हमें पढ़ना पड़ेगा मॉडल, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत गिरी। मैंने पहले दिन अगर मॉडल समझा होता तुमको तो तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया होता, इसलिए मैंने उल्टा पढ़ा है, जो ट्रेडिशनल वे से नहीं है वैसा, ठीक है। अब मॉडल की जरूरत गिरी, सिंपल है। मॉडल का इस्तेमाल तब होता है जब डेटाबेस का काम आए, ठीक है। अब तक के तुमने इतने बड़े बड़े काम किए, तुमने स्टैटिक वेबसाइट तुमको बनाना आता है, अभी तुम छोटा मोटा काम कर सकते हो, मतलब जहाँ पे डेटाबेस की जरूरत नहीं वहाँ पे तुमने मॉडल का इस्तेमाल, वो फाइल कभी ओपन ही नहीं की तुमने, उसके अंदर मॉडल वाली फाइल है, कभी जरूरत ही नहीं गिरी ना। तुमको जरूरत गिरी सिर्फ टेम्पलेट की, स्टैटिक फोल्डर की, व्यू की, URL की और सेटिंग वाली फाइल की, बस। इससे अलावा भी बाकी सारी बहुत सारी फाइल है उसके अंदर, लेकिन उनकी जरूरत नहीं गिरी। अब इस्तेमाल करना है हमको मॉडल्स का, क्लियर। अब मॉडल्स होते क्या है, ध्यान दीजिए। अब अच्छा, तो मॉडल समझाने के लिए पहले ये समझते हैं कि अगर मुझे ये फॉर्म डेटाबेस में अगर पुट करना होता है तो अब तक के तुमने जो सीखा उसके हिसाब से तुमको क्या लगता है हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर ना। हम एक क्या बनाते थे? डेटाबेस बनाते थे। अच्छा, इसको अगर डेटाबेस के अंदर डालना होता, हाँ, तो एक टेबल भी तो लगता था। इंफॉर्मेशन किधर स्टोर होगी? टेबल में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, तुम एक आधा नाम तो देते थे ना, टेबल को नाम देते थे। अच्छा, क्या नाम देते थे तुम टेबल को? रजिस्ट्रेशन नाम देते थे, बराबर, ठीक है। चलो रजिस्ट्रेशन का नाम देते हैं, या फिर मैं ऐसा भी नाम दे सकता था, एम्प्लॉय टेबल नाम दे सकता, या फिर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए एम्प्लॉय डेटा नाम दे सकता था, या फिर एम्प्लॉय नाम दे सकता था। मैं नाम तो कुछ भी दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण देता हूँ उसके साथ। उदाहरण के तौर पे मुझे जो नाम देना था वो सपोज एम्प्लॉय है, मतलब मेरे टेबल का नाम क्या हुआ? एम्प्लॉय। अच्छा, अब क्या करते थे तुम लोग? उसके अंदर सचमुच टेबल बनाते थे और उसके अंदर कॉलम भी बनाते थे, बराबर। क्या क्या कॉलम लगता था आपको? जो फॉर्म में प्रेजेंट है वो सभी कॉलम लगते थे। आप लेते थे नेम, बराबर, उसके बाद में मोबाइल, उसके बाद में ईमेल आईडी, करेक्ट है, उसके बाद में एड्रेस। ऐसा लगभग जितने भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है फील्ड, उन सब के हिसाब से आप कॉलम बना देते, करेक्ट है। अच्छा, ये होने के बाद क्या करते थे? इसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन करके इंफॉर्मेशन पुट करते थे। उदाहरण के तौर पे सपोज पहला है राम, उसका मोबाइल नंबर जो कुछ भी होगा वो, करेक्ट, उसका ईमेल आईडी, करेक्ट, उसका एड्रेस। ऐसे करते सभी चीज़ें आप फिलअप करते थे, है ना। और ऐसे ही आप एक के नीचे एक के नीचे सभी रिकॉर्ड पुट करते थे, करेक्ट है, ऐसा ही करते थे ना।
ये कब करते थे? अगर तुमको ट्रेडिशनल वे से जाना है तो, मतलब जिसमें हम कमांड वगैरह क्यूरीज वगैरह फायर करते तो, करेक्ट। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है आपको, ये चीज, इसको बोलते हैं स्कीमा। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मतलब तुमको ये फॉर्म अगर डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा, या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, बराबर। मतलब इस फॉर्मेट में तुम लोग स्टोर डेटा करने वाले हो, राइट। इसी स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल मतलब ऐसी फाइल जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि तुम्हारे डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल होना चाहिए और उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए। समझ में आया? ट्रेडिशनल वे से भी तुम ऐसा ही करते थे। तुम ये डिसाइड करते थे कि हमारे टेबल का नाम क्या होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या कॉलम होने चाहिए। ये सब फिक्स करना मतलब ही होता है मॉडल क्रिएट करना। समझ में आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर स्टोर्ड होता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा टेबल होना चाहिए और उसके अंदर कैसी कैसी फील्ड होनी चाहिए। ओके, बट ये सभी चीजें स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास। क्लास वर्ड सुना हुआ है? C++ में हमने क्लास वर्ड सुना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट है? आपको पता होगा सभी लोगों को। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। उसको बनाने का तरीका भी है सेम वैसा ही। मॉडल एक फाइल होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ क्लास होते हैं अलग अलग। वो सभी क्लास अलग अलग टेबल को इंडिकेट करते हैं और उन क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस होंगे वो सभी के सभी डेटा मेंबर जो है अलग अलग कॉलम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अभी देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे डायग्राम निकाली हूं मैंने और इस डायग्राम के ऊपर से हम मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले थ्योरेटिकल देखते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया पहले, बराबर। हमारे पास क्या था? हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है। उस फॉर्म के ऊपर से हमने डिसाइड किया कि हमको एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। हमारा टेबल अगर हम बनाते थे तो कुछ इस तरह से बनता था। अब आईडी जो है ऑटोमेटिक आती है हमेशा, नेम, सैलरी, जो भी है अलग अलग कॉलम्स आते थे, तो हमारा टेबल ऐसा होता था। लेकिन ये चीज़ मुझे डायरेक्टली टेबल से या फिर रोज या फिर क्यूरी से नहीं करना है। मुझे बाय यूजिंग क्या करना है? मॉडल करना है, मॉडल का यूज़ करना है। तो अगर ये चीज़ मुझे मॉडल का यूज़ करके करनी है तो मेरा मॉडल कुछ डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा होता था। अब ध्यान दो, यहाँ पे टेबल और एम्प्लॉय लिखा हुआ है और यहाँ पे मॉडल और एम्प्लॉय लिखा हुआ है। इसका मतलब टेबल का नाम जो होता है वही मॉडल के अंदर जो क्लास का नाम है वो है। उसके बाद में टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वही इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस है। दिख रहा है? मतलब यहाँ पे ये जो टेबल स्ट्रक्चर है वो अगर मॉडल में रिप्रेजेंट करना है तो वो दिखने के लिए ऐसा दिखता है और यही चीज हमको बनानी है। ठीक है, यही चीज हमको बनानी है। क्लियर हो रहा है? ओके, डन। बनाते हैं फिर। अब आपको मालूम होगा हर चीज करने का एक सिंटैक्स है। अब हमें सीखना है मॉडल कैसे बनाते हैं। क्लियर? पहले देखो स्टेप समझो। मैंने सबसे पहले कैसा किया? मैं डायरेक्टली मॉडल नहीं बनाया, मैंने पहले फॉर्म बना लिया। हमने कैसे काम किया देखो। हम सभी कंसेप्ट एक साथ नहीं सीखते। जब जिस कंसेप्ट की जरूरत है वही कंसेप्ट को स्टडी करना ताकि तुम फास्ट डेवलपमेंट कर सको। तुम सब कुछ पहले ही सीखते बैठ जाओगे तो तुमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और उसके बाद भी तुम इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। हमेशा कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो जो जिसकी ज़रूरत जब गिरती है तब वो सीख लेना ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। हम देखो, मैंने तुमको ऐसा मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ समझने की कोशिश करो। जिस चीज़ की ज़रूरत जब गिर रही है मैं तभी वो चीज़ पढ़ाता हूँ जिससे हम प्रोजेक्ट भी डेवलप कर पा रहे हैं। हमने बहुत कम टाइम में प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर लिया और हम ऑलमोस्ट 50% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड भी। अब बस मुझे वो पेजेस कंप्लीट करना है। और डेटाबेस कनेक्शन अगर मैंने एक बार कर लिया तो आप लोगों को टिकिंटर का एक्सपीरियंस है। डेटाबेस कनेक्शन हर बार सेम ही रहता है, बस थोड़ा छोटा मोटा स्टाइल बदलते रहता है। यहाँ पे भी वैसे ही है। एक बार ये चीज़ अगर सीख ली तुम लोगों ने तो फिर बाकी पेजेस बनाना आसान है। डन करते फिर ये जो डिज़ाइन बनाया इससे हमें ये पता चला कि इंफॉर्मेशन डेटाबेस में पुट करनी है
और Django के अंदर अगर डेटाबेस की बात आई तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको अभी मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास। क्लास होता है वो क्लास, ऐसा क्लास होता है कि तुम्हारा टेबल कैसा चाहिए वो उस क्लास में डिफाइंड होता है। डन, ठीक, ओके। चलो तो अब पढ़ेंगे हम मॉडल्स। तो हेडिंग डालिए मॉडल। अब मॉडल वाली फाइल देख लेते हैं। हमने कभी भी मॉडल की फाइल देखी नहीं है। देखो मैं इसको पूरा कोलैप्स कर देता हूँ जैसा नॉर्मल एक प्रोजेक्ट था अपना। देखो ओके, इसके अंदर हमने एक होम पेज नाम का एक बनाया था, राइट। उसको एक्सपांड करते हैं। उस एक्सपेंशन में हमें एक फाइल मिलती है। अब तक क्या हमने दो ही फाइल में काम किया, एक है व्यू और दूसरा है URL। इन दोनों ही में काम किया आपने, लेकिन इसमें और एक फाइल होती है, वो होती है मॉडल, ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जस्ट डबल क्लिक करा, देखो यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। कुछ तो भी उन्होंने इंपोर्ट करके रखा फ्रॉम django.db इंपोर्ट मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कमेंट है यहाँ पे, क्रिएट यूर मॉडल्स हियर, मतलब यहाँ पे जगह दी गई है। मतलब बोलना ये है अभी के कंडीशन में इसके अंदर एक भी मॉडल बना हुआ नहीं है, मतलब डेटाबेस है ही नहीं ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपन उसको, तो ये ब्लैंक मिलेगा। डन, ठीक है। लिखते हैं अभी ये क्या है। A Django model is a built-in feature that used to create table and their columns. ओके, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the Django uses entity relationship technique. Django uses entity relationship technique to manage database operations. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट्स डिफिकल्ट। नेक्स्ट लाइन में, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज SQL statements in traditional way. Difficult to manage SQL statements in traditional way. It's difficult to manage SQL statement in traditional way. So Django uses models. Django uses models to decrease the load of query execution on database. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, the Django models simplify the task and organizing table structures.
organizing table structure. Okay, next line. We can create these models, we can create models in the form of class. We can create models in the form of class. हम क्लास के फॉर्म में मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लास बाय यूजिंग अ फाइल models.py. बाय यूजिंग अ फाइल models.py. models.py. ठीक है, जो लिखा उसको समझने की कोशिश करो. हमने ये लिखा हुआ है कि मॉडल्स का यूज हम तब करते हैं जब हमको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम करना है, जैसे कि टेबल बनाना है, कॉलम्स बनाना है. तो ठीक है, मॉडल्स ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल नहीं करता. ट्रेडिशनल टेक्निक मतलब जिसमें जो हमने टिकिंटर में पढ़ी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, इसमें क्यूरी मैनेजमेंट है. क्यूरी मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, तुम लोगों ने देखा, वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. ठीक है, वही चीज़ अब क्यूरी मैनेज अगर करते हैं तो उससे ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है डेटाबेस पे. ठीक है, तो कंपनीज ये देखती है कि कम टाइम में फास्ट एग्जीक्यूशन हो. ये करने की टेक्निक मॉडल के अंदर है, इसलिए हम मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरी बात हमने ये लिखी कि मॉडल्स के अंदर हम बाय यूजिंग क्लास काम कर सकते हैं. क्लास बनाना पड़ेगा, और वो क्लास बनाने का काम हम कौन सी फाइल में करने वाले हैं, models.py वाली फाइल में. जो बोला वो हमने लिखा. डन. ठीक है, अब मॉडल्स बनाते कैसे हैं. अब हमने इतना तो पता चला हमको कि भाई क्लास है. अब तुमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स अगर पढ़ा होगा कहीं पे भी कभी भी, तो क्लास का एक मिलता जुलता सिंटैक्स कैसा हम लिखते थे, याद है? क्लास का नाम है कि नहीं, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा कुछ तो भी रहता था, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखते थे. बराबर सेम ऐसा ही मिलता जुलता सिंटैक्स हमारा मॉडल्स का है. देखो ये है सिंटैक्स मॉडल्स का. सीधा सिंटैक्स थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन जब हम काम करेंगे तब आसान लगने लगे. देखो क्या है सिंटैक्स, ये है, शुरुआत में है क्लास, वर्ड है, तो उसके बाद में क्लास का नाम, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD. उसके अंदर ये कुछ कीवर्ड है, models.model. एक्चुअली ये जो है ना, मॉडल्स नाम की एक लाइब्रेरी है. उसके अंदर डेटाबेस तो क्रिएट करना ही नहीं है, उसकी फील्ड भी बनानी नहीं है, तो ऑटोमेटिक होने वाला है ना. तो तुम्हें नहीं करना, लेकिन सिस्टम को तो करना पड़ेगा ना. तो इसलिए सिस्टम का वो क्लास होता है, वो इंपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा. ठीक है, उसके अंदर ये कुछ दो चीजें हैं, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट फील्ड टाइप और उसका साइज. अब ये चीज क्या है, देखो हमें इसमें से क्या क्या समझ में आता है वो देख लेते. पहले हम क्लास का नाम समझ पाते हैं कि भाई क्लास का नाम बनाना पड़ेगा. उसके बाद में एट्रीब्यूट का नाम मतलब क्या है, पता है क्या? एट्रीब्यूट का नाम मतलब तुम्हारे जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, वो कौन कौन सी फील्ड, मतलब हमारे फॉर्म के अंदर नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सब चीज़ें मतलब एट्रीब्यूट के नाम. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फील्ड टाइप दिया हुआ है. फील्ड टाइप मतलब किस प्रकार का डेटा ये होल्ड करके रखते हैं. जैसे नेम कौन सा डेटा है, कैरेक्टर टाइप का है, मतलब टेक्स्ट टाइप का है. किसी की सैलरी इंटीजर टाइप की है. बराबर, तो ये चीज़ बताना पड़ेगा ना सिस्टम को. और उनका साइज होता है, मतलब कितनी जगह चाहिए, क्योंकि ये चीज़ स्पेसिफाई करना मतलब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा टेबल कैसा होना चाहिए. डन. ठीक, ओके. तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं. लिख लो पहले. ऑनलाइन स्टूडेंट, ये सिंटैक्स आराम से लिखो, ध्यान से लिखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. और यहाँ पे अपर लेटर और लोअर लेटर का फर्क है, तो इसलिए बराबर से लिखो, देख के लिखो. सिंटैक्स है क्लास मॉडल बनाने का. ठीक, अब ये Yes, सिर्फ sir. सिंटैक्स था, अब हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए. अच्छा, ये कोड कहाँ लिखना पड़ेगा?
मॉडल्स डॉट पी वाई में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, हमें अलग अलग जगह अलग अलग कोड लिखना पड़ता है, तो वो कोड किधर लिखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल ही फाइल इसके अंदर। तो मॉडल्स डॉट पी वाई में ये कोड लिखना है। चलो आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे शुरुआत करेंगे हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास। अब क्लास का नाम तुम ABCD कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन देना क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। क्लास का नाम इंडिकेट करता है कि आपके टेबल का नाम क्या होना चाहिए, ओके। और क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपके कॉलम का नाम क्या होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे क्लास का नाम वो होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा टेबल का नाम रखना है, ठीक। तुम अगर चाहते हो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन लिखो, एम्प्लॉय होना चाहिए तो एम्प्लॉय लिखो, तुम्हारी मर्जी, क्लियर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय लिखता हूँ। अब एम्प्लॉय लिखा, इसका मतलब क्या, जब ये डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनने वाला है ना वो एम्प्लॉय नाम से बनने वाला है, क्लियर, ठीक है। ब्रैकेट आगे, हाँ यहाँ पे है लिखा हुआ मॉडल्स डॉट मॉडल, ऐसा लिखा हुआ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आपसे, ठीक है। कोलन दिया, एंटर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें हमारे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है। मैं ये सब कुछ मेरे फॉर्म को देख के बना रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्म मुझे डेटाबेस के अंदर डालना है, लेकिन डेटाबेस के अंदर मैं डायरेक्ट काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे मॉडल थ्रू जाना पड़ेगा, तो मॉडल बनाना पड़ेगा इसको देख के, ठीक है। बना रहे हैं अपन मॉडल, हाँ। अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, अलग अलग फील्ड की इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। फील्ड मतलब एट्रीब्यूट्स, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, पहला फील्ड क्या है मेरा, नेम, तो मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ। तो यहाँ पे जो तुम लिख रहे हो वैसे के वैसे तुम्हारे कॉलम बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सोच के, मतलब तुमको जिस नाम से कॉलम बनाने हैं वही नाम यहाँ पे देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नेम वाला कॉलम जो है ना उसका n ना छोटा हो, मतलब पूरे स्मॉल केस में हो, इसलिए मैंने नेम वैसा दिया। हाँ, तुम बोलोगे सर मैं n ऐसा लिखता हूँ तो n नाम से कॉलम बन जाएगा और तुमको समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए कॉलम जिस नाम से चाहिए वो नाम वहाँ पे वैसा होना चाहिए। तो मैंने नेम लिखा। आगे सिंटैक्स में क्या है, हाँ सिंटैक्स को देख लेते एक बार। नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल्स डॉट, और उसका फील्ड टाइप है और उसकी साइज है, बराबर, ठीक। तो यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल्स डॉट, उसका फील्ड टाइप, बराबर। अब नेम किस फॉर्मेट में होते हैं, कैरेक्टर टाइप में। अब देखो यहाँ पे ना आप लोगों ने टिकिंग टर्म में डेटाबेस बनाया था, मतलब सॉरी माइस्क्यूएल के अंदर डेटाबेस बनाया था, आपको याद होगा। उसमें इंटीजर था, उसमें फ्लोट भी था, उसमें कैरेक्टर के लिए जगह थी, टेक्स्ट के लिए जगह थी, बराबर। वैसे यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे कैर टाइप करके होता है। अगर तुमको डेटा कैरेक्टर टाइप का चाहिए तो अलग अलग फील्ड है, देखो कैर टाइप है, कैर फील्ड है। उसके बाद में अगर आपको इंटीजर चाहिए होता तो इंटीजर फील्ड होता है। दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे अलग अलग है, इंटीजर फील्ड है, बिग इंटीजर है, मतलब अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फील्ड टाइप है। अब ये तुमको सभी फील्ड टाइप पता ही हो ऐसा जरूर नहीं है। हम कितने फील्ड टाइप को का इस्तेमाल करते हैं, एक तो डेटा हमारा टेक्स्ट टाइप का होता है, या फिर इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट होता है, या फिर इमेज होता है। बस 4 के ऊपर तुम काम नहीं करते, तो जितना चाहिए उतना पता कर लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे बड़ा ही आसान है। अगर तुम्हें लगता है कि डेटा कैरेक्टर टाइप का है, मतलब ज़्यादा बड़ा डेटा है, नाम एकदम बड़ा नहीं है, तो फिर कैरेक्टर फील्ड का इस्तेमाल करो। लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि एड्रेस है कोई और बहुत बड़ा डेटा है, तो फिर टेक्स्ट फील्ड करके आता है, ओके। अगर तुम्हारा डेटा इंटीजर टाइप का है, मतलब सैलरी है, इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर फील्ड करके वर्ड होता है, ठीक है। तो मैं ज़रा आपको ये दिखाई देता हूँ, हम लिखेंगे भी, लेकिन मैं अभी अब ज़रूरत गिरी तो मैं दिखा भी देता हूँ। देखो उदाहरण के तौर पे ये फील्ड टाइप है, दिख रहा है क्या,
ऑटो फील्ड होता है जो मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है, एक होता है बिग इंटीजर फील्ड मतलब बहुत बड़ा इंटीजर नंबर, एक होता है बाइनरी फील्ड जो बाइनरी डेटा होल्ड करके रख सकता है, एक है टेक्स्ट फील्ड जो एड्रेस टाइप की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकता है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड है। देखो यार, कैरेक्टर फील्ड ये देख रहे हैं अपन नाम के लिए, एक होता है डेट फील्ड, डेट टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। मतलब आपने अगर ध्यान दिया ना तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ रहा है हमेशा, फील्ड नाम का। तुमको चाहिए अगर तुम्हारा डेटा टाइप इंटीजर का हो तो इंटीजर फील्ड कर दो उसको, तुमको अगर लग रहा कि कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर फील्ड कर दो उसको, बस फील्ड एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में वापस आता हूँ। यहाँ और मुझे जो चाहिए वो टाइप करता हूँ। क्या चाहिए मुझे? कैरेक्टर फील्ड, बराबर, कैरेक्टर फील्ड और ब्रैकेट में साइज। अब यहाँ पे ना मैक्स लेंथ करके कीवर्ड होता है, मैक्स लेंथ नाम का। तुम मैक्स लेंथ में जो वैल्यू दोगे वो उसकी साइज लग जाएगी। तो मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल टू, अगर मैंने 200 दिया इसका मतलब क्या, 200 कैरेक्टर लेगा वो, ठीक है। तुम 500 दो, 600 दो, अब तुम्हारी मर्जी, 200 इनफ हो गया ना, ठीक। ओके, आगे बढ़े, ठीक। अब यहाँ पे ये जो लिखा मैंने पहला, तो ये हो गया मेरा पहले वाले एट्रीब्यूट के हिसाब से, मतलब ये जो ना नेम, इसके बारे में लिखा मैंने। अब मुझे मोबाइल नंबर ऐसे, मुझे ईमेल आईडी ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मैं 2-3 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। चलो, अगर मुझे मोबाइल नंबर, क्या है मोबाइल नंबर है ना अभी, मोबाइल, तो मैं बस मोबाइल ऐसा लिखता हूँ। मोबाइल नंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं जानबूझ से, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉलम बनने वाला है। कॉलम एकदम बड़े भी नहीं होने चाहिए और एकदम छोटे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कॉलम मैक्सिमम टाइम सिंगल वर्ड लिखा करो, मतलब मोबाइल नंबर, ये 2 अलग अलग वर्ड है तो उसमें से एक ही रखो, मोबाइल। ईमेल आईडी 2 अलग अलग वर्ड है तो उसमें से कोई भी एक चूज करो, ईमेल, ऐसे, ठीक है। आगे हाँ बताइए, मोबाइल की क्या करोगे? सेम वैसा ही मॉडल्स डॉट, अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, ये चीज़ इससे पहले भी आई थी मोबाइल नंबर की, मैंने आपको जब टिकिंटर था तब पढ़ाया था। मोबाइल नंबर हम लिखते वक्त वो रखता है इंटीजर है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। मतलब उसमें ना तुम कभी उसकी मतलब मोबाइल नंबर को इंक्रीमेंट करते हो ना डिक्रीमेंट करते हो, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, तो बेवजह क्यों तुम उसका, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। फिर उसका पर्पस सिर्फ डिस्प्ले करने का है, शो करना है ना, तो फिर कैरेक्टर रखो उसको। तुम्हारी मर्जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने इंटीजर नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, तुम तुम्हारी मर्जी से ले सकता हो, लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं है उसका, तो मैं कैरेक्टर फील्ड लेता हूँ और मैक्स लेंथ में लिख देता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर जो, मतलब मुझे जो कैरेक्टर लगने वाले वो 10 के ऊपर नहीं है। मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट का हो सकता है। अच्छा, कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि जो 91 लगा दे आगे, ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे पास, इसलिए मैं 15 कर देता हूँ। अब ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं खुद उसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, डिपेंड करता है। तुम बोलोगे कि सर 10 ही रहना तो ठीक, वो 10 रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, एंटर। ऐसा ही आप क्या करोगे? ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी के लिए मैं ईमेल आईडी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेम वैसा क्या, मॉडल्स डॉट, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया मॉडल्स का, मैक्स लेंथ 200, ठीक है। ऐसा ही अब ये कब तक करना है? ये सभी के सभी तुम्हारे फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारी डिजाइन को। जब तक कि तुम्हारे डिजाइन के सभी चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक, मतलब ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, डेजिग्नेशन और सैलरी सबको करना पड़ेगा वो, ठीक है। अब उदाहरण के लिए चलो मैं एंड कर ही देता हूँ इसको फटाफट। क्या करना पड़ेगा? अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। ईमेल को कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट, चेंज कर देते हैं। ईमेल के बाद में क्या है? एड्रेस, एड्रेस, ठीक। कैरेक्टर फील्ड
मैं इसको कैरेक्टर फील्ड भी रख सकता हूँ, और मुझे अगर लगा तो मैं इसको टेक्स्ट फील्ड भी रख सकता हूँ, क्योंकि डेटा जाता है, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी, अपने ऊपर डिपेंड करता है। और मैक्स लेंथ तुम इस्तेमाल उसको भी सकते हो तुम। ठीक है, मुझे लगा कि भाई एड्रेस बहुत बड़ा हो सकता है तो मैं 500 कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर तुम उसको कैरेक्टर फील्ड रखा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं गिरता। ओके, आगे क्या क्या है, सिटी है ना, सिटी। उसके बाद में डेजिग्नेशन है ना, डेजिग्नेशन, और क्या है, सैलरी है। सैलरी मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया था आखिर वाला, उसको निकाल देता हूँ। और सैलरी जो है वो इंटीजर है, तो बस मुझे इंटीजर फील्ड करके चाहिए, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं इंटीजर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, ये जो इंटीजर कैरेक्टर, इनके ना पहले लेटर जो है ना वो कैपिटल है। टाइप करते वक्त तुमने कैपिटल दिया तो ही वो सजेशंस आते हैं। अगर तुमने स्मॉल आई टाइप किया और सजेशन का वेट कर रहे हो क्योंकि तुमको याद नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान से। डन। तो ये जो अभी मैंने बनाया ना, ये क्या होगा, ये हो गया मॉडल। अब तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा, ये मॉडल मतलब एक प्रकार का टेबल स्ट्रक्चर है। तुमने टेबल कैसा होना चाहिए वो बताया उसको, कि हमारे टेबल का नाम जो है ना वो एम्प्लॉय हो, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स डाले हुए हैं वो सभी के सभी तुम्हारे कॉलम्स हैं। और जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तब ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। तुम्हें कहीं पे भी एक्स्ट्रा कमांड फायर करने की ज़रूरत नहीं गिरी। और आप बोलोगे कि सर फिर अगर कुछ चेंज रहा तो चेंज भी रहा तो इस फाइल में अगर तुम बदलाव करोगे तो ऑटोमेटिक टेबल्स में भी बदलाव हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में या फिर टेबल में कोई भी काम करना है तो तुमको इस फाइल से होके जाना पड़ेगा। डन। समझा कि हमने मॉडल्स कैसे बनाया? अभी सिर्फ हमने मॉडल बनाया, इसको इस्तेमाल नहीं किया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया। अभी बाकी है क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है अपना। ठीक है, लेकिन अपन पहुंच गए पास उसमें। क्लियर? मॉडल कैसे बनाया समझा। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके आगे अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म अगर आता है और आपको उसके ऊपर से मॉडल बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने ये जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी किया यहाँ पे, वो ये जो मेरा डिज़ाइन था इस डिज़ाइन को देख के किया हुआ। डन। ठीक। आप बोलोगे कि सर आपने प्राइमरी की नहीं डाली बाहर, हाँ ना। मॉडल्स के अंदर एक खासियत है, ये एक कॉलम एक्स्ट्रा हमेशा पुट करता है अगर तुमने नहीं डाला तो भी, और वो होता है प्राइमरी की। ठीक है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ओके, सो प्राइमरी की का टेंशन लेने की ज़रूरत अपने को नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल हम जब टिकिंटर में काम किया था हमको प्राइमरी की खुद बनाना पड़ा था, वो टेंशन हमको खुद लेना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। एनी डाउट? फॉर एग्जाम्पल ये इतनी चीज़ लिख लो, मतलब तुमने जो सिंटैक्स लिखा उस सिंटैक्स के हिसाब से ये तुम्हारा मॉडल है, और ये तुम्हारे डिज़ाइन को देख के है। तुमने ये पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, 3-4 फील्ड लिखी तो भी चलेगी। ठीक है, लेकिन वो 3-4 फील्ड के लिए एक छोटा सा फॉर्म बनाना बाजू में, कि इस फॉर्म को लेके हमने ये वाला मॉडल बनाया। ठीक है, तो ये जो मॉडल हमने बनाया ये हमारे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर से बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट सेशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि इस मॉडल को हम एग्जीक्यूट कहाँ पे करें ताकि टेबल बन जाए। अब टेबल बनाना है, इसका मतलब क्या है, डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही काम करना पड़ेगा हमको। हमारे पास डेटाबेस के कई सारे ऑप्शंस हैं। डेटाबेस अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें से एक फैमिलियर डेटाबेस तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है, MySQL, बराबर। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ MySQL में भी हो सकती है, लेकिन MySQL तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो मैं और एक एक्स्ट्रा डेटाबेस तुम लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, और वो है SQLite। ओके, जिस प्रकार से MySQL डेटाबेस है उसी प्रकार से SQLite भी डेटाबेस है। ऐसे ढेर सारे डेटाबेसेस हैं। ठीक, हम देखने वाले हैं SQLite का इस्तेमाल कैसे करें। सभी टेबल्स में सभी डेटाबेस में स्टेप सेम होती है। जिस प्रकार से तुमने MySQL में काम किया उसी प्रकार से SQLite में, बस हर किसी की कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है। अब वैसे भी डेटाबेस पढ़ ही रहे हैं तो कोई अलग डेटाबेस पढ़ते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस ऑलरेडी आता है तुम लोगों को। ठीक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम
कल दिखेंगे। थैंक यू।